आप सबने यह भी सुना होगा कि उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया और उसके बाद एमए बांग्ला में किया, जबकि वो दौर था जब अंग्रेजी का ही जलवाए जलाल था। वैसे जलवाए जलाल आज तक भी काफी हद तक विद्यमान है, मोदी जी के आने के बाद थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर अभी भी काफी है। तो आप इमेजिन करिए कि ये भारत और भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इसके उपरांत अगर एक दूसरी दृष्टि से देखें, वो पहली बार बंगाल की विधानसभा के सदस्य चुने गए, फिर कांग्रेस की नीतियों से उनका विरोध हुआ और एक वर्ष में उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और उसके उपरांत वो राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर प्रवर्तक के रूप में भारत की राजनीति में क्रमशः स्थापित होते गए। और एक और जो दुष्प्रचार किया जाता है, आप में से शायद बहुतों को नहीं ध्यान नहीं रहता, कई बार टीवी डिबेट में कहते हैं कि 1941 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये सरासर झूठ है। 1941 की प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को तोड़कर उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि 5-6 साल के बाद चूंकि कांग्रेस पूरी तरीके से जिन्ना के आगे आत्मसमर्पण करती चली गई, तो 1946 के बाद फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। तो 1941 में जब वो सरकार में शामिल थे तब वो प्रजा कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हैं और जो लोग हमसे सवाल करते हैं, देखिए बड़ी मजेदार बात है, वो हमारे संस्थापक से तो सवाल करते हैं, पर आपने कभी कांग्रेस को अपने संस्थापक की जयंती मनाते देखा है? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कॉमर्स और एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था, डफरिन के अंडर में, वाइसराय डफरिन के अंडर में। अच्छा चलो आप कहेंगे पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चांद बनर्जी थे, अरे उसी की जयंती मनाते दिख जाते। यानी जो हमारे संस्थापकों के बारे में निराधार और गलत आरोप लगाते हैं, वो अपने संस्थापक की कभी जयंती तक नहीं मनाते हैं। क्योंकि हमसे कहते हैं कि हमारा मात्र संगठन कौन है, कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो भाई साहब आपका मात्र संगठन कौन है? ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिश सरकार ने बना के उनको छोड़ दिया था। थोड़ा सा विषयांतर होते हुए पॉइंट बता देना चाहता हूं, पहले 25 सालों तक एक नहीं अनेक कांग्रेस अध्यक्ष वो रहे जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे और ब्रिटेन के एमपी थे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोव, विलियम वैडनबर्न, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर पार्टी का एमपी। गजब की लड़ाई लड़ रहे थे ना स्वतंत्रता की, कि ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के पैरों के नीचे बैठे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। और आप में से बहुतों को शायद यह भी ना पता हो, तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, वो जज जिसने जजमेंट दिया सावरकर जी के खिलाफ, उसका नाम था गणेश चंद्रावरकर, और यह 1900 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। गजब याराना था। यानी कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार में जज बन जाता था, फिर 1914 में फिर कांग्रेस में आ जाता था, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे, और उसके बाद जिसको ब्रिटिश सरकार 2 जन्मों का कारावास दे रही, उससे सवाल पूछते थे। हम इतने आत्मनिर्भर हुए हैं कि भारत के लगभग सारे मोबाइल हैंडसेट जो आज हम और आप यूज करते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंपनी सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में है। और एप्पल की आईफोन बनाने की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के अंदर है। दूसरा उदाहरण समझिए, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर जिस प्रकार की दूरदृष्टि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की थी, उसकी उनके समकालीन नेता बहुत प्रशंसा करते थे। दामोदर वैली जो परियोजना थी, यह भारत की हीराकुड बांध बनाने की परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, उनकी पूरी की पूरी अवधारणा उन्होंने अपने उस कालखंड में, जब वो औद्योगिक विकास मंत्री थे, तब रखी थी। एचएएल पहले बन चुका था आजादी से पहले, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसका पूरी अवधारणा रखी, और आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के सबसे प्रमुख
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में से एक है। और जो लोग कुछ साल पहले कहते थे एचएएल बर्बाद हो गया, ये हो गया, उन्हें ये इस बात का आइडिया नहीं है कि पिछले साल 21,000 करोड़ के ऑन ऑर्डर थे पाइपलाइन में, आज 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर एचएएल के पास। यानी जो विचार उनका था उन्हीं विचारों पे हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। अब दूसरी बात है, हमें क्या आवश्यकता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण करने की? सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता और भारत की राजनीति में प्रामाणिकता का प्रमाण है। हम एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिसने अपनी स्थापना से, जब 6 जुलाई 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ जो लोग पाकिस्तान, यानी उस समय का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर अन्याय करने का एक आधार मिल जाएगा और हम इससे कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। और इसी पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और आज आप देखिए जो प्रधानमंत्री जी सीएए का कानून लाए, ये कहीं ना कहीं वही जो घात हुआ था भारत के लोगों के साथ, जो विभाजन के समय का घाव था, उसको भरने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यानी हम वो पार्टी हैं जिसने 1950 से लेके और जब 2019 में सीए आया अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया। बाकी सारे दल समय समय पे बदलते रहते हैं। फिर आप याद करिए 1951 में जब उन्होंने यह बात कही कि भारत का, जब हमारी जनसंघ की स्थापना हुई, कि भारत का सांस्कृतिक स्वरूप क्या होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आई, तो किसी को समझ में नहीं आता था ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ यह है कि अभी जो वंदे मातरम हमने गाया, और उस वंदे मातरम में जिन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस ने कट्टरपंथी ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया। और यह भी आपको एक और बात बता दूं, वंदे मातरम सबसे पहली बार 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी सदारत उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। उनको कोई आपत्ति नहीं थी। और 1924 तक भी गाया गया पूरा, किसी को आपत्ति नहीं थी। जब 37 में जिन्ना ने विरोध किया और उसने कहा कि इसके कुछ हिस्से हिंदू प्रेयर की तरह लगते हैं, तो वो हटा दिए गए। मगर जिन हिस्सों पे आपत्ति की गई वो क्या थे? तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी। अरे ये दुर्गा दश प्रहर धारणी जब आप कहते हैं तो पूरा राष्ट्र के साथ कैसे एकाकार होते हैं कि जब कोलकाता में आप खड़े होकर काली मां के सामने तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं, तो आपकी वही श्रद्धा त्रिपुरा की मां त्रिपुर सुंदरी से जुड़ जाती है, वही आसाम की कामाख्या मां से जुड़ जाती है, वही विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी से जुड़ जाती है, वही मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ जाती है, वही जम्मू की वैष्णो देवी से जुड़ जाती है, और वही कन्या की तमिलनाडु की कन्याकुमारी जी से जुड़ जाती है। देश को राजनीतिक दृष्टि से तोड़ा जा सकता है, सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं तोड़ा जा सकता। ये सांस्कृतिक चेतना अविभाज्य रहती है और इस अविभाज्य चेतना के कारण यह राष्ट्र जीवित रहता है। जो ये विचार दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और आज अगर आप देखें तो उसी सांस्कृतिक तत्व को पूरी गरिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्थापित करने का प्रयास किया है। और यह भी बात समझिए, कुछ लोग वो थे जिनके की पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों ने सत्ता के लिए देश के टुकड़े करना स्वीकार करवा लिया, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को जाने देना स्वीकार कर लिया, अक्सई चीन के पास जाना स्वीकार कर लिया, मान सरोवर का ऊंचा, हमारा सांस्कृतिक गौरव का वह ऊंचा भाल, वो चीन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। और दूसरे हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे जो बंगाल की धरती से उठे और कश्मीर का एकीकरण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके उस एकीकरण को साकार किया। अटल जी ने आजादी के समय यह लिखा था कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो वो जो अधूरी आजादी थी जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, उस अधूरी को पूरा किया गया 5 अगस्त 2019 को, जब मोदी जी ने धारा 370 लाकर वो जो दरार डाल रखी थी कश्मीर के साथ, वो पूरी तरीके से समाप्त हुई। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि हम जिन विचारों को से प्रेरित होते हैं उन विचारों को जी कर दिखाते हैं। हम कोई वो नहीं है जो हमारे विचार बदल जाते हैं। और एक और भी धारणा शायद आप में से बहुतों को नहीं पता हो, 1966 में जनसंघ ने, दीनदयाल जी के समय में, तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तो 53 में डेथ हो चुकी थी,
यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत जब कभी भी हमारी सत्ता आई तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा। 1966 32 साल के बाद हमारी सत्ता आई। 1998 32 दिन की देरी नहीं की, अटल जी की सरकार ने परमाणु विस्फोट करके दिखाया।